नहीं हाथ लगाएंगे ऐसे ड्रग्स को, और नहीं देंगे रिश्वत किसी को। बंद करो रिश्वत देना, और जब सबसे पहले आप रिश्वत देना बंद करेंगे तब जाके वोट पास होगा। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश राय है और स्वागत है आपका राय क्रिएटिव प्रोडक्शन के इस शो में सच कहें। जय बद्री विशाल। तो मैं आज आपका आपके सामने जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी भी मतलब तारीफ के मोहताज नहीं हैं। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं। 3 दशकों से उनका राजनीति में अनुभव रहा है, जहां तक मैं उनको जानता हूं। और मैं देखा है कि बहुत सारे मुख्यमंत्री लोगों के साथ उन्होंने काम किया उत्तर प्रदेश के, और सेंटर की राजनीति में काफ़ी अच्छा अनुभव रखते हैं। सुनील कौशिक जी नाम है उनका, तो हम लोग स्वागत करते हैं सुनील जी का। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सच कहे में। सच कहे जो है हमारा वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। ये पहला ऐसा शो है जो मैं आपको बताऊं कि किसी भी कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टियां देश में हैं, नाम तो लेना पड़ेगा, लेकिन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है। और मैं हमेशा ये दोहराता हूं कि हमारे 2 एजेंडे हैं, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स और नशा मुक्त देश। ये 2 मुद्दों पे हम लोग बात करते हैं। तो मेरा आपसे एक सवाल है और कि एक तो आज की जो राजनीति है इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग बातचीत करते हैं रोजाना चीज़ों पे। आज मेरा एक बहुत ही एक सेंसिटिव सवाल बोल सकता हूं मैं आपको, और मुझे बहुत तकलीफ होती है कि जितनी भी हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं या रीजनल पार्टियां भी हैं, जैसे चुनावी मौसम आता है वो बहुत प्रकार के वादे कर देते हैं। और मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे जितने चैनल हैं और आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लोग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं ये देख रहा हूं कि कर्जे के अंदर हम लोग दबते जा रहे हैं। कर्ज बढ़ता जा रहा है हर एक राज्य का, किसी का 5 लाख करोड़ है, किसी का कितना है, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूं। और जैसे चुनाव आता है 3 महीने पहले वादे शुरू होते हैं और लोगों के खाते में पैसे भेजना चालू हो जाता है। मैं पहले भी इस पे बहुत चिंता जता चुका हूं कि लोग उससे काम करना बंद कर देते हैं। और जो जमीनी सच्चाई है, जो हमारे पिछले गेस्ट थे उन्होंने भी माना था, संजय सिंह जी ने, बीजेपी के बड़े नेता थे, कि हम लोगों को शराब और पैसा बांटना पड़ता है ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में। मैंने जो देखा अपने अनुभव से और जो मैंने समझा सुनील जी, कि राजनीति क्या करप्शन फ्री नहीं हो सकती? क्या ये रेवड़ियां देना जरूरी है हर पार्टी को? एक मेरा सवाल। दूसरा ये है कि जब हम आजाद हुए थे तो हमारे जो भी बड़े दिग्गज नेता, महात्मा गांधी जी रहे या सरदार पटेल रहे या अटल जी रहे, बहुत सारे दिग्गज नेता रहे, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। और देश की आजादी में बहुत सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, योगदान दिया। वो शायद ऐसे भारत की कल्पना नहीं करते होंगे जो आज मैं देखता हूं। हर एक जगह करप्शन है। आपको कहीं इलाज कराना है, वहां करप्शन है। और नेता पहले ही सोच लेते हैं कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा चुनाव है तो 10 करोड़ लगेगा कि 5 करोड़ लगेगा, कितना ब्लैक में कितना व्हाइट में, ये तो चुनाव आयोग को देखना चाहिए, बड़ा सेंसिटिव मैटर है। तो ये मेरा बहुत मतलब एक वरीड वाला सवाल है। और उसके बाद पोस्टर छपवाने में, ये करने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो जैसे पहले जमाने में हुआ करता था, पार्टियां चंदा लेती थी, और फिर मैंने देखा कि अगर उनको ये कहते हैं कि मैं कुछ भी लूंगा नहीं, मैं सत्ता में आने के बाद जनता के लिए काम करूंगा, लेकिन वो अपनी फैमिली के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, अपने दोस्तों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। मेरी बड़ी दिली इच्छा है कि हम लोग इस राजनीति को बदलें, क्योंकि आप 3 दशकों से इस राजनीति को समझते हैं। तो प्लीज अपनी विचार हमारे दर्शकों को बताइए। देखो राय साहब, राजनीतिक दल दोषी जी, दोषी हम सब हैं जी, जब कोई छोटा सा भी चुनाव होता है, जैसे ग्राम प्रधान का भी चुनाव लेंगे जी, तो निश्चित तौर से जो वोटर होता है जी, उस समय उसको दावत चाहिए, पीने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध होती है वो चाहिए, उसके आधार पर वो वोट देता है जी, या तो जनता ही ईमानदार हो जाए। जी,
बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जिस दिन इस देश की जनता वोट करने लगेगी, बिना लालच के, बिना दावत के, बिना पीकर के, बिना जाति भाव के, तो मुझे निश्चित तौर से जो आपकी परिकल्पना है तो बिल्कुल फलीभूत होगी। बजाय हम राजनीति को दोष देने के, हम जनता में एक ऐसी अवेयरनेस लेकर के आए जो निश्चित तौर से अपना सिर्फ एक वोट ईमानदारी से देते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। कोई नहीं कुछ मांगता उनसे जी। न उनसे कोई धन मांग रहा है, न दौलत मांग रहा है, न कोई जमीन की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहा है। सिर्फ ये देश ईमानदारी से सिर्फ वोट की ताकत को यूज कराना मांगता है, कैंडिडेट को देख के। जिस दिन आपने बिना जाति के, बिना लालच के, इस देश के हित में सिर्फ आप देश की बात सोच के जिस दिन आप वोट करने लगेंगे, तो निश्चित तौर से राजनीतिक दल भी वहीं आ जाएंगे जहां हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं। कई नेताओं से मेरी इस बात पे जब चर्चा होती है तो वो कहते हैं कि मजबूरी भी है हमारी। जी हाँ, जी, हमें बोला हम क्या करें, जनता जब वोट करती है वो सब चीजें उस समय देखनी पड़ती हैं। जब हम किसी चुनाव में प्रत्याशी की घोषणा करते हैं तो ये भी देखना पड़ता है किस जाति धर्म का है। तो ये सब बातें जब आप सुनते हैं तो निकल के ये आता है कि दोष हम सब नहीं है, हम सब नहीं, राजनीतिक दलों में नहीं है। राजनीतिक दलों की मजबूरी हो सकती है। जिस दिन हम बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मैंने जीवन में देखे जिनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं रखते थे वो, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। और जीतने वाले कौन लोग थे? जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो शराब की बोतलें बांट रहे हैं, जो दावतों पे खर्च कर रहे हैं, वो लोग चुनाव जीते। तो अब हम राजनीतिक दलों की के ऊपर ये आरोप लगाएं तो थोड़ा सा मुझे संदेह होता है। और इसलिए होता है कि संदेह कि एक वोट यदि हम ईमानदारी से इस देश के लिए नहीं दे सकते तो क्या देंगे? एक वोट तो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कितना बार आप वोट डालते हैं 5 साल में? एमएलए का, एमपी का छोड़ दीजिए, आप ग्राम प्रधान आपने जैसे चुनना था चुन लिया, जिला पंचायत सदस्य जैसे चुनना था चुन लिए, लेकिन 2 बार या 5 साल में आप वोट दे रहे हैं और दोनों वोट आप ईमानदारी से इस देश के लिए सोच करके नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से जहां ला करके आप लोगों ने देश खड़ा कर दिया है वो सिर्फ आप लोगों की वजह से है, राजनीतिक दलों की वजह से नहीं है। जनता एक बार क्यों आ जाती है किसी के बहकावे में? कुछ चंद शराब के बोतलों के लिए, चंद रुपयों के लिए, और फिर आप 5 साल झेलते हैं उन लोगों को जिन पे करप्शन के आरोप हैं, जो इस तरह के व्यक्ति हैं। और मैं जनता का ही सारा दोष नहीं देते हुए मैं थोड़ा सा उन पॉलिटिकल पार्टियों का भी दोष देना चाहूंगा, क्योंकि आपने और हमने कुछ डिबेट भी किए हैं। आप तो एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पे बैठे थे और मैं एक किसी पार्टी में बैठा था, तो मैंने ये महसूस किया पार्टियों के अंदर जाके कई सारे, क्योंकि राजनेता मिले आपके साथ हम लोगों को बहुत सारे सहारा में और कई सारे न्यूज चैनल में मिले, तो मैंने कई बार उनसे पूछने की कोशिश की, इसीलिए मैं थोड़ा इनएक्टिव हो गया। मैं बड़ा खुश नहीं था। मेरे दोस्त लोग भी जो हैं मुंबई में, रमेश मिश्रा जी हैं और भी कई सारे लोग हैं मुंबई में जो जिनके साथ मैं काम करता हूं, मैंने अपनी वेदना उनको बताई। मैंने कहा मैं जब भी उनसे बात करता हूं कि भाई हम लोग एक ट्रांसपेरेंसी लेकर के आए, वो हमेशा कहते हैं जी ब्रजेश जी कितने लोग आप लेके आ सकते हैं? अरे भाई मैं क्यों लोग लेके आऊंगा? जब मैंने एक पार्टी बनाई और मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा ये एजेंडा है कि करप्शन फ्री पॉलिटिक्स और नशा मुक्त देश, अब जब मैं ये बातें करता हूं तो 70% लोग तो नशा सुन के ही भाग जाते हैं, क्योंकि उनको करना ही रोज है। जैसा मैं कई बार देखता हूं, मेरी वेदना है। मैं बिहार में अभी शूटिंग कर रहा था, कुछ मैंने राजस्थान में कई जगह पे कर रहा था। जो नीचे तबके के लोग हैं ना सुनील जी, वो मुझे मिलते हैं। उनके हस्बैंड, ज्यादातर लोग इस देश में गरीबी रेखा के पार हैं या थोड़ा ऊपर नीचे हैं, मध्यम वर्ग हमारा ज्यादा है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं सुनील जी और रोज खाते हैं। मैंने देखा कि अगर वो दिन के 500 रुपए कमाता है या 600 रुपए कमाता है, सबसे पहले वो शराब की दुकान पे जाके खड़ा हो जाता है और उसमें से बढ़िया की ब्रांडी वाली बोतल लेकर के पी के घर में आता है। मैंने देखा है, जो लोगों ने हमारे साथ भी काम किया। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक परसेंटेज ज्यादा है, हो सकता है वो 70% हो, और वो जाके फिर अपनी वाइफ को पीटता भी है
और अपने बच्चों की फीस नहीं देगा, लेकिन उसको रोज ड्रिंक करने के लिए पैसा चाहिए। और वो चीज बढ़ते 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 ड्रग्स की तरफ चली गई। जो बड़े लोग, क्रीमी लेयर के लोग हुए, उन्होंने फिर उसको एक फैशन मान लिया। अच्छा आप, क्योंकि मैं सिनेमा से भी ताल्लुक रखता हूं, अच्छा आप पार्टीज में नहीं जाते, अरे भाई साहब आप स्मोक नहीं करते, आप ड्रिंक कर नहीं रहे हैं, तो आपके अंदर चुल कहां से आएगी? क्रिएटिव कैसे हो सकते हैं आप? कैसे नहीं हो सकते भाई। मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक्टर हूं तो नहीं बता सकता, लेकिन कहने का मतलब यह है सुनील जी कि जब हम खुश होते हैं, अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं, अपने माता पिता को प्यार करते हैं, अपने फैमिली के साथ प्यार करते हैं, मेरे ख्याल से उससे बड़ा नशा कुछ हो नहीं सकता। दर्शकों से मैं ये बोलना चाहूंगा, जो कि सुनील जी भी ये बोलना चाह रहे हैं, और संजय जी ने भी इसको माना था हमारे शो में, कि हमारी फैमिली से बड़ा नशा, हमारे बच्चे हों या हमारे पेरेंट्स हों, हमारी जीवन संगिनी हों, किसी की प्रेमिका हो सकती हैं, जो भी जिनकी बातें हैं, आप उनसे बात करते नहीं, क्योंकि मेरा शो जो है ना जी, सच कहें, वो यही बताने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए आया है कि आप क्षण भर के सुख के लिए, जो एक क्षणिक सुख है, आपने ड्रिंक किया, मुझे तो नहीं समझ आता कि क्या मजा आता होगा, क्या चुल मिलती होगी जो मुझे नहीं मिली, और आप क्षण भर के सुख के लिए अपनी फैमिली पे अत्याचार करते हैं। और मैं बताऊं आपको सुनील भाई, कि मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है कि शाम को बेचैन हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं। तो हमको जो राजनीति बदलनी है, जो मैं जानना चाहता हूं, जो मैंने आपसे अभी सीखा इसी शो में, कि जनता को बदलना होगा। और जब आप ट्रांसपेरेंट होकर के लोगों से बातचीत करना शुरुआत कर देंगे, हमारा सिनेमा है, मैं ये नहीं कहता मैंने क्या एंगल लगाया है, कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, साउंड की प्रॉब्लम आ जाती है, कि वो टेक्निकल चीजें हैं, वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन हम जो अंदर दिल में करप्शन लेके बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं जो हम अंदर में दिल में करप्शन लेके बैठे हुए, हमारी जो चुल है कि हम अपनी फैमिली को नहीं देखेंगे, लेकिन ये नशा मुझे चाहिए। और मैं छोटे नशे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब गया था अभी कुछ दिन पहले, मैं राजस्थान होके आया हूं, मुंबई हम लोग जाते हैं, बड़ा नशा, मतलब एक छोटे से प्याले में ड्रग्स का नशा करते हुए यंगस्टर को देखा है मैंने सर, और तड़प जाते हैं कि मुझे वो इंजेक्शन चाहिए, और देन मेरी चुल आएगी। बुराई से लड़ने के लिए जी, हमको सच का सामना तो करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बोला। और जो सच है ना, वो देश की जनता स्वीकार नहीं करना चाहती, सुनना नहीं स्वीकार करना चाहती, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से। दिक्कत ये है कि वो भी, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं जी, तो अन्ना आंदोलन में जो लोग सहभागिता निभा रहे थे, उसमें से व्यक्तिगत तौरों को मैं सैकड़ों की संख्या में जानता हूं। हाँ, आप तो इन्वॉल्व रहे हैं। जो रिश्वत कांड में पकड़े गए, रिश्वत के बल पर कहां पहुंचे, रिश्वत के बल पर उन्होंने कितना साम्राज्य अपना खड़ा कर लिया, और जब उन लोगों को मैं ये खड़ा देख रहा था कि रिश्वत के खिलाफ जो मुहिम अन्ना साहब की चल रही है, वो उनके साथ खड़े हैं। दिक्कत इस देश में ये है कि यदि मैं स्वयं रिश्वत दे करके अपने बच्चे की नौकरी लगवा लूं तो मैं रिश्वतखोर नहीं हूं। यदि मेरे पड़ोसी बच्चे की रिश्वत देकर के नौकरी लग रही है तो वो रिश्वतखोर हो गया। अपने पे बात आती है तो नहीं, ये मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी। इसीलिए मैं सच कहे वाले पे आना चाह रहा हूँ। सच आप जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार आप दें पड़ोसी थे, लेकिन पड़ोसी का भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है, अपना भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। आप बिजली की चोरी करेंगे तो आप कहेंगे अरे मजा आ गया, पड़ोसी करेगा तो फोन कर देंगे आपके साथ बिजली की चोरी कर रहा है। वही है कि जब तक आप ईमानदारी से वो स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे आपका परिवार या देश का समाज या हमारा देश प्रभावित हो रहा है। जब आप प्रभावहीन तब बनाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। जी। तो वही है कि जब राजनीतिक दल जो है वो निश्चित तौर से मैं कहूंगा मजबूर है। जैसे अभी आप देखेंगे कि ड्रग्स के खिलाफ बड़ा कार्रवाई देश में हो रही है। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन तमाम राजनीतिक दल ये आरोप लगाते हैं कि सब ड्रग्स अभी क्यों पकड़ा जा रहा है। ड्रग्स पकड़ो तो दिक्कत, न पकड़ो तो दिक्कत, अपराधियों का एनकाउंटर करो तो दिक्कत, न करो तो दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि जब जनमानस इस चीज में बांटने लगे और बांटने लगे, तब हम देश को
जहां ले जाना चाहते हैं, जो हमारा सपना है, उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, तो उनका सहयोग हम नहीं दे पा रहे, तो हमें विरोध करने का भी कोई मतलब नहीं। चाहे भ्रष्टाचार को देखो, भ्रष्टाचार में आप देखेंगे तमाम सेल बनाई गई हैं, तब आप फोन नंबर दिए गए हैं, आप इन पर सूचनाएं दे सकते हैं, आप ये सब चीजें कर सकते हैं। भ्रष्टाचार के तमाम मामले पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उस भ्रष्टाचार को खत्म आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप स्वयं ईमानदार नहीं होंगे। यदि मुझसे रिश्वत मांगी गई तो मैं भी ये शपथ लेता हूं कि देश के संविधान की मैं किसी भी कीमत पे 1 रुपए रिश्वत नहीं दूंगा। बड़ी बात, बड़ी बात। दूसरा चीज, आप नशा की तरफ आ जाइए। बिहार में आप देख रहे हैं शराबबंदी है, और शराबबंदी, गुजरात में देखिए, शराबबंदी के बाद हर तीसरे महीने 30 से 40 लोग मरते हैं। अभी सिवान का देखिए। अब वो कौन है पीने वाले? वो जनता। उस जनता को पता है कि इसकी शराब की भट्टी कहाँ लगी हुई है, कहाँ लगी हुई, लेकिन वो प्रशासन को सूचना नहीं देगी। तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि सुनील जी ने जो 2-3 बातें की, उसमें सबसे अहम बात है कि जनता, और जनता के साथ साथ प्रशासन भी दोषी है। शराब बंद है बिहार में, लोग 40-40, 50-50 लोग मरते हैं सिवान में, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। तो जब इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसका भी फेलियर है। और मैं सुनील जी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, का फेलियर नहीं है, मैं जनता का फेलियर मानता हूँ। आप ये बताइए, सीओ नहीं सुनेगा, एसपी है, एसपी नहीं सुनेगा, डीआईजी है, डीआईजी नहीं सुनेगा, डीजीपी। यदि आपने कसम खा ली है, शपथ ले ली है कि ये अब नहीं होने देंगे, तो प्रशासन कितनी भी ताकत लगा ले, वो काम कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ऐसा बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बिहार में शूट किया है। मैंने जो देखा है कि जैसे हमने शुरुआत होती है पार्षद अगर ईमानदार है और अगर वहां पे वो अपनी आवाज उठाता है तो विधायक को करना ही पड़ेगा, फिर एमपी को झुकना ही पड़ेगा। मतलब एक पर्सन देश को बदल सकता है, हम लोग बदल के दिखाएंगे सच कहने के माध्यम से, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब वो पुलिस वाला है और वो पैसा ले रहा है, और सीनियर कमिश्नर या जो भी वहां पे बैठे प्रशासन के लोग, उनको मालूम है, और उन नेताओं को भी मालूम है जिनका कट उनके पास पहुंचता है। मैं डिटेल में गया हूँ, बिहार के अंदर बता रहा हूँ, गुजरात के अंदर बता रहा हूँ। गुजरात सटा हुआ है, मैं बताऊं सुनील जी, महाराष्ट्र से। वहां से शराब पीने के लिए बड़े बड़े लोग हैं गुजरात में, वो महाराष्ट्र में आते हैं, शराब पीते हैं, याशिया करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर हमारा प्रशासन एक जगह पे जाकर के टाइट हो जाए, मजबूत हो जाए, मैं ऐसा मानता हूं कि जो आग लगी है इधर, वो उधर भी लगनी चाहिए। हमारे और सुनील जी के माध्यम से आप ये प्रण कर लें, आप ये प्रण कर लें कि शराब को नहीं हाथ लगाएंगे, नहीं हाथ लगाएंगे ऐसे ड्रग्स को, और नहीं देंगे रिश्वत किसी को। बंद करो रिश्वत देना, और जब सबसे पहले आप रिश्वत देना बंद करेंगे तब जाके मुल्क पास होगा। इस मुल्क को अगर पास करना है तो रिश्वतखोरी, नशाबंदी करनी पड़ेगी हम लोगों को। और ये शो, जैसा कि आपने मुझे बताया, जनता के लिए है। हम पॉलिटिशियन को दोष नहीं दे सकते, हम जनता को भी बहुत सारा दोष नहीं दे सकते, हम सिस्टम को दोष देते हैं। हमारे भारत का जो संविधान बना, उस संविधान को लोग आज अपनी तरह से देखना शुरू कर दिए। एक आदमी करप्शन करता है सुनील जी, वो डर, उसके दिल के अंदर से डर खत्म हो गया। वो कहता है कि केस चलेगा हमारी अदालतें। अब एक मैं मुंबई की बात बता दूं आपको, क्योंकि मैं थोड़ा आपको मालूम है कि मैं ताल्लुक रखता हूं सिनेमा जगत से भी। हम लोग बहुत इमोशनल हैं, आप भी बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि कभी हम लोग मतलब एक साथ जुड़े रहे इतने टाइम के बाद भी। हो सकता है हमारे विचारों में थोड़ा मतभेद हो, लेकिन हमारा अटल जी कहा करते थे, आजकल मैंने देखा कि मनभेद होने लग गया है, लोग पर्सनल अटैक करने लग गए। अब एक कोई मुंबई में घटना घटती है, एक किसी बड़े नेता की हत्या कर दी जाती है, और ये कहा जाता है कि भाई प्रशासन उसको देख रहा है। अरे प्रशासन चाहे, हिम्मत नहीं है सर किसी की जो जाके किसी को मर्डर कर दे, उसका एक खौफ होना चाहिए। मैं मुंबई में 2018 से रेगुलर, हमारा प्रोडक्शन हाउस जो राय क्रिएटिव प्रोडक्शन है, और वो 18 में शुरू हुआ था, मैं रेगुलर जाता आता रहता हूं। मैंने कई बार मुंबई को, और इससे पहले भी जो रिलायंस आप देखते हैं, उनके बहुत सारे स्टोर्स मैंने बनाए। एक सोरन इंफ्राटेल करके कंपनी थी, वहां का सीईओ था मैं,
और अभी भी मैं हमारे इंडो के आनंद जैन जी हैं, मैं उनका नाम कई बार लेता हूँ। 4,000 करोड़ का ग्रुप है, उसका सीईओ था मैं। फरीदाबाद की कंपनी है, होंडा के लिए बहुत सारे पार्ट्स बनाते हैं वो, और वो जैन हैं। और मैंने उनसे जो सीखा, वो लोग कभी भी नशा को प्रमोट नहीं करते, उनका एक सिस्टम है, उन्होंने अपनी कंपनी में वो सिस्टम बना के दिखाया। मैं वहां का प्रोडक्ट हूं, इसलिए मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंट है। वो कहते हैं कि कैसे हो नहीं सकता, और हमने 2000, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, मतलब 10-15 साल पुरानी बात, आई वाज अ टीनेजर कहते हैं, अभी भी वही हूं, लेकिन मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं। हमने होंडा को हम लोग सप्लाई करते थे, और होंडा के कुछ लोग आकर के इंडो में बोल के गए कि इंडो इज बेटर देन होंडा। सर मैं आपको बताता हूं, पार्ट से हमने शुरू किया, फिर हम फ्रेम बनाने लग गए, और वो जो फैमिली है, जहां उस फैमिली को मैंने देखा, एक सबसे पहले अपने हम घर को ठीक करें, घर को ठीक करें, तो फिर जहां पे हम कार्यस्थल पे काम करते हैं उसको ठीक करें, और जब हम कार्यस्थल के काम को ठीक कर लें तब हम देश को ठीक करने निकलते हैं। मैंने पूछा जैन साहब से, मैं तो बहुत टीनेजर था, बहुत टीनेजर में उन्होंने बीपी और सीईओ जो भी बना दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे करते हैं? बोले ब्रजेश, सिस्टम ठीक करना है, हमको ये नहीं देखना कि ये पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हमको बेसिक सिस्टम ठीक करना है, अपने लोगों को ठीक करना है। हमारे लोग जब सिपाही बनेंगे, उस टाइम पे बहुत कम लोग काम करते थे, आज तो सर 4-5 हजार से ऊपर लोग काम करते हैं, करोड़ों में टर्नओवर है, हजारों करोड़ में टर्नओवर है। और मैंने बढ़ते हुए देखा, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो घर में बैठे पूरा मॉनिटर कर सकते हैं। तो मैं इस देश को भी उसी तरीके से देखता हूं कि ये आग जो इधर हम लोगों के दिल में लगी है, वो आग सबके दिलों में लगनी चाहिए। देखिए राय साहब, जो भी आपने नाम गिनाए, निश्चित तौर से वो धन्यवाद के पात्र हैं जी, कि उन्होंने ऐसी आग आपके सीने में जलाए रखी है, क्योंकि जलती है, बुझ बहुत जल्दी जाती है। जी, यदि अभी तक बरकरार है तो निश्चित तौर से आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, जी, बिल्कुल निश्चित तौर से अब तक हैं। अभी इस सिस्टम के साथ आप देखेंगे ना, यदि आप न्यायिक समीक्षा कीजिए, और न्यायिक समीक्षा में चाहे भ्रष्टाचार को लेकर के और चाहे नशाखोरी को लेकर के, कितने प्रतिशत मामले दर्ज होते हैं और कितने प्रतिशतों में जाकर के सजा होती है। बिल्कुल सही। यदि इस पे आप समीक्षा करेंगे तो फिर आप वहीं आ जाएंगे जहां मैंने सबसे पहले कहा था, जो गवाह हैं वो गवाही से पलट गए। करेक्ट है। गवाह कौन थे? सरकारी कर्मचारी नहीं थे, वो हम और आप थे। बिल्कुल ठीक। तो अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम क्या करेगा? एक मैं घटना बता रहा हूं। एक सीईओ साहब थे, तो किसी ने प्रेशर किया उनके ऊपर काम कराने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, नहीं करूंगा मैं। तो उन्होंने कप्तान से बात की, कप्तान ने किसको करके करिए, तो करना पड़ा सीईओ साहब को। तो एक दिन हमारे साथ बैठे थे, बोले मैं ही काम कर देता तो कैसा रहता। मैं कैसी? बोले मुझे इतना दे रहे थे, कप्तान साहब को इतना दे आए हो, काम तो मुझे ही करना था। दिक्कत ये आती है राय साहब कि जब कोई ईमानदारी की सफर लेता है और वो नहीं करने देता, उसके सीनियर्स वही करते हैं, तो वो व्यक्ति टूट जाता है। उसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और जैसे आपने मुंबई की घटना की, आपने बात की, निश्चित तौर से उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पर तमाम सवाल ये उठते हैं कि इतने बड़े आका कैसे बन गए। पान की दुकान चलाने वाला व्यक्ति यदि हजारों करोड़ों का मालिक बन जाए, यदि मुंबई में जाके डोसा बेचने वाला व्यक्ति हजारों करोड़ों का मालिक बन जाए, तो निश्चित तौर से उसने बहुत सारे हिस्से खाए होंगे। नहीं सुनील जी, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल, और उसमें प्रशासन भी दोषी होगा, शासन भी दोषी होगा, और उस प्रशासन शासन के रहते हुए उसने साम्राज्य स्थापित कर दिया। मैं एक चीज आगे बढ़ाना चाहूंगा सुनील जी, कि कई बार क्या होता है कि टाटा थे या अंबानी थे, उन लोगों ने अपनी मेहनत से वो साम्राज्य हासिल किया, और कई लोग गलत रास्ता चुनते हैं। मेरे दादाजी का मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। जैसे आपने एक घटना बताई, श्री सीताराम राय जी, मेरे जो बाबा थे, दादाजी थे, मेरे फादर के फादर, उनके फादर की गोद में मैं खेल के बड़ा हुआ। श्री सीताराम राय जी हुआ करते थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति हुआ करते थे। और मेरे दादाजी श्री अब्दुल है, वो महात्मा गांधी जी के भक्त थे। भक्त मतलब एक चीज उन्होंने उनसे पकड़ी थी, और आजीवन 105 साल की आयु में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा किया। मेरी दादी तो अभी गुजरी हैं 100 साल से ऊपर जाकर के, कोविड में।
तो उनके चेहरे पे जो चमक देखी हमने राय क्रिएटिव प्रोडक्शन में भी शुरुआत सीताराम राय जी, अगरदी राय जी और सफेदा देवी जो मेरी दादी हैं, और सब इनके साथ मैं मतलब मेरा बचपन गुजरा है, बचपन क्या जवानी गुजरी है, जवानी गुजरी है मेरी इन लोगों की, सबके साथ, दादाजी के पिताजी के साथ। वो हमेशा कहते थे कि सच कहो, ये शो भी उन्हीं के नाम से आया है, श्री अगरदी राय जी के नाम से, सच कहें। तो वो जैसे हम लोग एक कुनबा होता है हमारे गांव में, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं, तो जो कुनबा के लोग भी आते थे तो सब तो बाबा को स्वतंत्रता सेनानी के बड़े प्रशंसक थे, गांधी जी के, वो अपनी जगह से लड़ाई लड़ते थे और बाबा को वकील साहब लोग बुला करते थे, एकदम सच बोलते थे, एकदम सच। अब हमारे जो पटीदार बोलते हैं गांव में, और सभी लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसको बुलाते थे, सुनो आपने गलती कर दी, और सबके सामने वो कहते थे। और हम लोग जवान होने लग गए, मेरे फादर साहब भी, वो बोलते थे कि झूठ नहीं बोलना है। तो हमने एक बार उनसे झूठ बोला, क्योंकि सिनेमा का शौक था, तो सिनेमा में उसको उन दिनों में हम लोग चले जाते थे देखने के लिए, क्योंकि गोविंदा जी का मैं बड़ा फैन हूँ, अमिताभ बच्चन जी का भी फैन हूँ, दिलीप साहब, हमारे राज कपूर साहब, तो इन लोगों की फिल्में जब लगती थी तो मैं, मनोज कुमार साहब, उनको तो देख के ही मैं बड़ा हुआ, मैं आज भी उनको मानता हूँ, इसीलिए मैं प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, एडिटर सब कुछ बनने की, उनके पद चिन्हों पे कोशिश की, और टीम को लेके चला। हमारी जो भी राय क्रिएटिव की टीम है, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। लेकिन हम मुद्दे पे आते हैं, वो कहते थे कि सच बोलोगे ना, तो मैंने उसे झूठ बोला कि मैं सिनेमा देखने नहीं गया। तो वो अमिताभ बच्चन जी को जानते थे, क्योंकि हरबंस राय बच्चन जी की कविता सुना करते थे वो घर बैठ के, तो बोले तुम अमिताभ बच्चन ऐसा नहीं देखा। एक दिन होता था मैं उनका, तो मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिनेमा में तो मैं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं, मैं वो लेबल पता नहीं कैसा होगा, उनका एक लेबल है, ये क्या है, वो सीरियस थे, हो सकता है, सच सिनेमा देखने गए, गौर बाजार गए थे, इनकलाब देखी तुमने, अमिताभ बच्चन की फिल्म रिलीज हुई थी, वहां पे 6, 7, 8, 10 साल बाद आती थी। अब तो आजकल वैसे आ जाते, सिंगल थिएटर हुआ करते थे। मैं 10वीं का छात्र था, बोले बता देते, दिक्कत क्या थी? जब कोई मर रहा हो ना, वहां झूठ बोल दो उसकी जान बचाने के लिए, और वो भी आटे में नमक, जहां पे किसी की जान बच रही है। तो उन्होंने, मैं बात करूंगा सुनील जी, अपना पूरा जीवन उन्होंने सच बोल के काट दिया। हमारे आखिरी दिनों में फरीदाबाद में आए थे रहने के लिए, उनका मन नहीं लगा, क्योंकि बहुत प्योर थे वो कहते हैं यहाँ पे हर दूसरा आदमी झूठ बोल देता है, तो उनको समझ नहीं आती थी। लेकिन उन्होंने, हम सब, मेरी 2 बहनें हैं, हम भाई हैं, हमारे समीर भाई हैं, अंजना है और वंदना है, सबको यही सिखाया कि ड्रिंक और स्मोक नहीं करना है। और आपको मैं यकीन दिलाता हूं, पहले परिवार है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, हमारे पूरे खानदान में, मेरे दादाजी, पिताजी, हम लोग जितने भी लोग हैं, किसी ने अपनी पूरी लाइफ में ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं की है, किसी ने भी। और इवन जो दामाद जिन लोग आए, कभी करते होंगे, उन्होंने भी छोड़ा है। तो हम अपने घर से शुरुआत करें, और आपकी बात बिल्कुल मुझे पसंद आई, तो जब हम ठीक होंगे तो देश ठीक होगा। श्री राम आचार्य जी ने एक नारा दिया था, अब बचपन में मैंने सुना, मैं भी बड़ा प्रभावित था, तो हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। शुरुआत हमें स्वयं से करनी पड़ेगी, चाहे वो देश को आप बदलना चाहते हो, चाहे भ्रष्टाचार मुक्त देश देखना चाहते हो आप, चाहे प्रशासन में बड़ा बदलाव चाहते हो, चाहे आप झूठ बोलने की आदत से मुक्त होना चाहते, ये सब चीजें जब तक आप स्वयं में नहीं लाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप बदलाव की परिकल्पना कोई गठित कर सकते हैं मन में, दिल में, मुझे नहीं लगता। मैं बिल्कुल, और समय का अभाव देखते हुए मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, और वादा करते हैं हम लोग कि देश की जनता के सामने एक नई चीज, नई सोच, सच कहे के माध्यम से लेके आएंगे। एक छोटी सी बधाई ले लीजिए कि जो आपकी एक फिल्म आ रही है,
फर्जी भी। जी, अभी एडवांस हम में लोग बहुत बात नहीं बहुत करेंगे। नहीं, रमेश अब मिश्रा जी आएंगे। बधाई तो ले लीजिए नहीं, कम से जी, कम। जी, जी, मैं जी। बधाई देता हूं कि वो जी। बहुत अच्छी चले, जनमानस में कुछ बदलाव लाने की पराकाष्ठा उस फिल्म में हो, और लगे कि एक ऐसी फिल्म है जो जनमानस से जुड़ी हुई हर मुद्दे को बड़ा बारीकी से जो आप चर्चा करते हैं, निश्चित तौर से देश की जनता के दिलों में वो बसेगी। तो निश्चित तौर से जो आपने दादाजी की परिकल्पना की बात की है वो सार्थक सिद्ध होगी। सच कहे। सच कहे। और एक और घोषणा करेंगे आपके साथ कभी, जो हमने अभी पीछे बात की। तो दर्शकों, अगली बार हम किसी और नए शख्सियत से, जो पॉलिटिकल से प्रेरित हो सकते हैं, पहलवानी से प्रेरित हो सकते हैं, हम बातचीत करेंगे, सच कहेंगे और उसको निभाएंगे। नमस्कार।